ज्यादातर महिलाएं अपने स्वास्थ्य की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती। वो अपने घर के सारे फैमिली मेंबर्स की तरफ ध्यान देती हैं, लेकिन अपने स्वास्थ्य की तरफ ध्यान नहीं देती। लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि अगर महिला ही बीमार हो जाए, उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो पूरा घर ही बिगड़ जाता है। क्योंकि महिला ही होती है जो पूरे घर को बांध के रखती है और पूरे घर को चलाती है। और अगर महिला ये कुछ उसकी तबीयत खराब हो जाए, तो ये घर की बागडोर पूरी तरीके से बिगड़ जाती है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि सब मेरे इस तव्य से सब लाभान्वित होंगे। तो अब जैसे कि इतने दिनों से योग पे टॉक चल रही है, तो सब योग के विषय में बहुत अच्छे से जानते हैं कि योग क्या है, कैसे कार्य करता है, सब जानते हैं। थोड़ा सा मैं बस एक चीज बताना चाहती हूँ। जैसे हमारे योग दर्शन के अनुसार हमारे महर्षि पतंजलि जी ने 8 फोल्ड्स बताए हैं योग के: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो ये जो 8 फोल्ड्स हैं, ये 8 फोल्ड्स ही हमारे योग की नींव है। मैं इनको एक योग चिकित्सा करने के लिए एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस मानती हूँ, जो महर्षि पतंजलि जी बता के चले गए। अगर हम किसी एलोपैथी डॉक्टर के पास जाते हैं या अपना ट्रीटमेंट कराते हैं, तो वो सबसे पहले आपके रिपोर्ट्स चेक करता है, एक्सरे, कैट स्कैन, एमआरआई, ये सब करता है। फिर काफी ब्लड रिपोर्ट एंड ये सब काफी चेक की जाती है। फिर उसके बाद वो किसी कंक्लूजन पे पहुंचता है कि हाँ जी, ये प्रॉब्लम है और इसको ये इस तरीके से डायग्नोस होगा, ये आपको दवाई लेनी पड़ेगी। अगर हम योग की जब हम थेरेपी की बात करते हैं, तो थेरेपी में अगर ये हम अपने 8 अंगों को अगर फॉलो करें, तो हम भी एक अच्छे चिकित्सक बन सकते हैं। जैसे कि सबसे पहला आता है हमारा यम नियम। यम नियम है क्या? यम नियम को अगर हम थोड़ा सा आसान शब्दों में बोलें या आज की भाषा में बात करें, तो इनको कहते हैं लाइफस्टाइल मैनेजमेंट। अगर कोई हमारे पास कोई योग का विद्यार्थी आया है या उसे बड़ी कोई प्रॉब्लम है, सबसे पहले हम उसके लाइफस्टाइल मैनेजमेंट पे कार्य करते हैं, यानी कि उसका सोना, उठना, बैठना, खान पीन के तरीके को ठीक करते हैं। ये पहला स्टेप है। जो लोग ये ठीक नहीं कर पाते हैं और डायरेक्ट दूसरे स्टेप पे एंटर मारते हैं, तो उनको इतना रिजल्ट अच्छे से आते नहीं है। जैसे कि उनको कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशंस आनी शुरू हो जाती है। अगर हम जैसे वो आसन करते हैं, लेकिन सोने, उठने, बैठने का ध्यान है नहीं, तो क्या होगा? वो टाइम पे उठ नहीं पाएंगे, हेडेक होगा, योगा क्लास के बाद सर दर्द की शिकायत करेंगे, चक्कर आ रहे हैं, इस तरीके की प्रॉब्लम करेंगे। तो हमारा जो पहला स्टेप है वो यम नियम का है कि अगर हमारा लाइफस्टाइल मैनेजमेंट स्ट्रांग है, तो ऑटोमेटिकली सेकंड स्टेप के लिए हम रेडी हो जाते हैं। दूसरा आता है आसन का। अब आसन क्या? देखिए, बहुत सारे लोग आसनों को सोचते हैं कि योग सिर्फ आसन ही है। अगर हम मतलब अच्छे से अपने शरीर को तोड़ना मोड़ना अच्छे से कर लेते हैं, उनको लगता है योग सिर्फ इतना ही है। जबकि योग की ये तो शुरुआत है, ये एक अट्रैक्शन है। योग अट्रैक्ट कर रहा है कि आइए मेरी तरफ, मेरी प्रैक्टिस करिए। ये तो सिर्फ एक शुरुआत मात्र, लेकिन योग तो बियॉन्ड है, इससे भी बहुत ज्यादा आगे जाते हो, तो शुरुआत है। तो अब ये होता है, जब आप आसनों की प्रैक्टिस करते हो, तो आसनों की जब प्रैक्टिस करते हो, तो वो हमारे फिजिकल लेवल पर डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है। इसका मतलब है कि हमारे शरीर में होने वाली जो नकारात्मकताएं हैं, बीमारियां हैं, उनको ठीक करता है। यानी कि हमारे शरीर के अंदर स्थिरता पैदा करता है। अब जैसे कि दूसरा स्टेप आता है हमारा प्राणायाम का। प्राणायाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक आसन में बैठना। दूसरा, आपके श्वास पे कमांड होनी चाहिए। मतलब आपको कहीं पे दर्द नहीं होनी चाहिए, लोअर बैक पेन नहीं होना चाहिए, ऐसा कोई दर्द नहीं होना चाहिए, ताकि आप आराम से बैठ ना पाओ और प्राणायाम में कर ना पाओ। तो इससे पहले आसनों का अभ्यास बहुत जरूरी है। अगर आपके आसन अच्छे से लग गए हैं, तभी आप अच्छे से प्राणायाम कर सकते हो। फिर हमारा प्राणायाम का आता है। प्राणायाम क्या करते हैं? ये हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम पे डायरेक्ट इफेक्ट लेकर आता है। दूसरा, हमारी जो ब्रेथ का कनेक्शन होता है, वो हमारे हॉर्मोन्स के साथ होता है। हॉर्मोन्स क्या होते हैं बॉडी के अंदर? जैसे कि इनको हिंदी भाषा में स्राव बोला जाता है। ये हमारे शरीर में ग्लैंड्स होते हैं, जिनको हम ग्रंथियां कहते हैं। शरीर में ग्रंथियां होती हैं अलग अलग तरीके की, जैसे पीयूष ग्रंथि, इसको पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं, थायराइड ग्लैंड कहते हैं। तो ऐसे
हमारे शरीर में ग्रंथियां होती है, वो विभिन्न प्रकार के स्राव स्रावित करती हैं। और अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ या मैंने अभी पलक झपकाई है या आप लोग सुन रहे हो, तो भी एक स्राव स्रावित हो रहा है जिस वजह से आप सुन रहे हो। अगर ये स्रावों में इम्बैलेंस हो जाए तो उसको हम कहते हैं हार्मोनल इम्बैलेंसिंग। तो क्या होता है जब आप और हॉर्मोन्स को बैलेंस करने का सबसे आसान तरीका सिर्फ यही है, ब्रेथ ब्रेथ कंट्रोल। जिस तरीके से आपकी ब्रीदिंग होगी उस हिसाब से आपके शरीर में इन स्रावों ये स्राव स्रावित करते हैं। कहने का मतलब आप डॉक्टर के पास जाओगे, जी मुझे हार्मोनल इम्बैलेंसिंग की प्रॉब्लम हो रही है। आजकल ये जो प्रॉब्लम है माताओं बहनों में और साथ के साथ पुरुषों में भी बहुत ज्यादा हो रही है। आप डॉक्टर के पास जाओगे, जी हार्मोनल इम्बैलेंसिंग हो गई है, डॉक्टर बोलेगा अच्छा इस वजह से आपको डिप्रेशन हो रहा है या प्रोस्टेट की शिकायत हो रही है या बला बला कहीं ये सब प्रॉब्लम्स हो रही है। तो उस कंडीशन में डॉक्टर आपको हॉर्मोन्स चेक करेगा। अगर लगता है सपोज हॉर्मोन्स ज्यादा सिक्रेट हो रहे हैं तो वो एंटीडोज देगा ताकि वो कम सिक्रेट हो आर्टिफिशियल तरीके से, लेकिन अंदर से तो सिक्रेशन हो रहा होगा। और अगर कम हो रही है तो ब्लड में इस तरीके से वो डोज जाएगी, जब तक वो डोज रहेगी तो वो हार्मोनल लेवल, उस हार्मोन का लेवल बढ़ जाएगा। जैसे उस डोज का असर खत्म होगा फिर हार्मोन वापस अपनी एक जगह पे आ जाएगा। तो और लेकिन वो हार्मोन को नेचुरली पैदा नहीं कर सकते हैं, आज तक कोई दवाई नहीं बनी है। और उसके दवाई सिर्फ हमारी ब्रीदिंग श्वास है, प्राणायाम है, कि जैसे जैसे आपकी श्वास जितनी गहरी और लंबी होगी उस हिसाब से आपके शरीर में सकारात्मक स्राव स्रावित होंगे, जिनको हम हैप्पी हॉर्मोन्स कहते हैं। जैसे कि हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड यानी पीयूष ग्रंथि से जो एंडोर्फिन का सिक्रेशन होता है, इसको ये नेचुरल ट्रैंक्विलाइजर्स होते हैं, और कॉर्टिसोल डोपामाइन ये सारे पॉजिटिव हॉर्मोन्स होते हैं। जब ये हमारी बॉडी में स्रावित करते हैं तब हमारी बॉडी शांत और शिथिल हो जाती है, मतलब डिप्रेशन से मुक्त हो जाती है, स्ट्रेस से मुक्त हो जाती है। और यही अल्टीमेट गोल है योग का, कि इन स्रावों को स्रावित करके जो हम योग निद्रा से करते हैं, रिलैक्सेशन से करते हैं, मेडिटेशन वगैरह से करते हैं, जब यही स्राव स्रावित होते हैं उसके बाद ही आप रिलैक्सेशन का अनुभव करते हैं। तो उसका पहला स्टेप प्राणायाम आता है। तो प्राणायाम इसीलिए उन्होंने इस आसनों के बाद इसलिए रखा है कि जब आप स्थिर सुगम आसनम को जब आप फॉलो कर लोगे, आप एक आसन में सुखपूर्वक बैठ जाओगे, तभी आप प्राणायाम कर सकते हो। आप उससे पहले प्राणायाम बिल्कुल नहीं कर सकते। प्राणायाम फिर आता है हमारा प्रत्याहार। प्रत्याहार है क्या? प्रत्याहार देखिए, अगर थोड़ा सा इसके थोड़ा अंदर जाए तो प्रत्याहार की जो स्टेज है, जैसे आपने तंत्र योग के बारे में सुना होगा। तंत्र योग के अंदर एक क्रिया होती है जिसमें जो जो रिजेंबल करती है, बिल्कुल योग निद्रा के जैसे होती है। तो जब वो क्रिया वो प्रत्याहार के रूप में ही उसको लेते हैं। जैसे हम योग निद्रा में अपने शरीर को रिलैक्स करते हैं, अंगूठे पे ध्यान लगाया, पैर में ध्यान लगाया, ऐसे ही तंत्र योग के अंदर वो भी इसको ध्यान लगाते हैं और कहते हैं तंत्र योग के अंदर से ही योग निद्रा का जन्म हुआ है। तो अब प्रत्याहार की जो स्टेज होती है, जैसे हमारे दिमाग में, मस्तिष्क में तीन प्रकार के माइंड, मस्तिष्क माने मतलब मस्तिष्क नहीं, मन कह लो या साइकी कह लो, माने जाते हैं। पहला है कॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड चेतन मन, जिसमें अभी हम आप लोग सब बैठे हैं, मैं आपसे बात कर रही हूँ, हम अपनी चेतन अवस्था में हैं। फिर आता है अचेतन अवस्था, कॉन्शियस अनकॉन्शियस माइंड। अनकॉन्शियस माइंड जिसमें आप बेहोश हो गए, जिसमें आपको पता ही नहीं चला। फिर आता है अवचेतन अवस्था, ये बीच की, कॉन्शियस और अनकॉन्शियस के बीच की अवस्था को कहते हैं सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन अवस्था, यानी कि सोते हुए भी जागती हुई अवस्था। ना तो आप पूरी तरीके से सोए हुए हो, ना आप पूरी तरीके से जागृत हो। जागृत हो कॉन्शियस माइंड से नहीं, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड से आप जागृत हो। ये है प्रत्याहार की अवस्था। या हम ये कहते हैं जैसे दरवाजे की चौखट होती है, यही वो चौखट है आपके कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड की चौखट को कहा जाता है प्रत्याहार की अवस्था। ये अवस्था के अंदर जैसे अब हमारा कॉन्शियस माइंड, थोड़ा सा मैं बता दूं इसके बारे में, नहीं तो फिर आपको टॉपिक क्लियर नहीं होगा। कॉन्शियस माइंड मैंने आपको बता दिया ये क्या है, और सबकॉन्शियस माइंड भी मैंने आपको बता दिया है। अब योग का क्या होता है? योग की जो जर्नी शुरू होती है वो कॉन्शियस माइंड से शुरू होकर सबकॉन्शियस तक जाती है। सबकॉन्शियस माइंड तक ही लेकर जानी होती है, यहीं से ही आप
अपने आप को आत्मा का, अपनी आत्मा का परमात्मा से मिलन करते हो, सिद्धियां प्राप्त करते हो, यही अवस्था में प्राप्त करते हो। तो जिसमें अगर हम छोटा सा एग्जाम्पल उठाए योग निद्रा का, तो ये आप चीज अच्छे समझ जाओगे। योग निद्रा आपने शुरू करी कॉन्शियस माइंड के अंदर। अब पता लगा, जब कॉन्शियस माइंड में हो तो पता लगा आधे से ज्यादा लोग सो गए। अगर जो लोग सो गए, उन्होंने अपनी यात्रा शुरू करी थी कॉन्शियस माइंड से, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड में वो पहुंचे नहीं, जंप करके सीधे अनकॉन्शियस में चले गए। कहने सबकॉन्शियस माइंड में बॉडी के अंदर जो चेंजेस होने वाले थे, या जो पॉजिटिव सिक्रेशन होने वाली थी, या कोई सिद्धियां प्राप्त होने वाली थी, या आपको कोई संकल्प की पूर्ति होने वाली थी, वो पूर्ति नहीं होगी। आपको फिजिकली लगेगा कि आह बड़ी अच्छी नींद आई है, हम सो गए, लेकिन माइंड रिलैक्स नहीं हुआ, साइकी आपकी रिलैक्स नहीं हुई, वो वैसे की त्यों ही बनी रही। दूसरी ये आता है, जो लोग शुरू किया और अंत तक जागृत अवस्था में रहे, यानी कि जागृत मतलब जगे हुए नहीं, अवेयर रहे। कहने का मतलब वो गए कुछ सेकंड के लिए, माइंड इधर गया, लेकिन फिर से एकदम अवेयर, एकदम चेतना जागी कि अच्छा ये शरीर में ये परिवर्तन आ रहे हैं और हमें ये कमांड मिल रही है, जिसको वो महसूस करते जा रहे थे। तो कहने का मतलब उन्होंने सबकॉन्शियस माइंड के अंदर प्रवेश कर लिया। कहने का तात्पर्य ये है कि अगर कोई जैसे अगर हमारी योग की जर्नी शुरू होती है, योग की जर्नी शुरू हुई करते वक्त एक संकल्प के साथ शुरू हुई। जैसे अगर मैं महिला स्वास्थ्य को उठाऊं कि कोई मेरे पास पेशेंट आई, उसको पीसीओडी की शिकायत है, पॉलीसिस्टिक ओवरीज है, ओवरी में सिस्ट है, जिस वजह से हार्मोनल इम्बैलेंसिंग हो रही है, मंथली साइकिल बिगड़ गई है, साथ के साथ अगर बड़ी लेडी है, उसको इनफर्टिलिटी कंसेप्शन में भी प्रॉब्लम आ रही है, बच्चे नहीं ठहर रहे, ये अगर शिकायत आ गई है, तो मैं उसको जब योग की जर्नी शुरू कराऊंगी, तो मैं इन्हीं नियम के साथ कराऊंगी, लाइफस्टाइल मैनेज करूंगी, आसनों का अभ्यास करूंगी, लेकिन उसके साथ साथ एक संकल्प उसको देना शुरू करूंगी कि मैं ये जो योगाभ्यास कर रही हूं, इससे मेरी पीसीओडी पूरी तरीके से ठीक हो जाएगी। ये संकल्प का उसके अंदर, उसके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर ये मैं डालने की कोशिश करूंगी। ये जो अवस्था मेरी चलेगी, यम नियम, आसन, प्राणायाम तक चलती रहेगी। जैसे ही वो प्रत्याहार की स्टेज में जाएगी, अगर वो सबकॉन्शियसली कन्विंस हो गई, मतलब वो मान चुकी है कि हाँ मैं योग से ही ठीक हो सकती हूँ और ये जिम्मेदारी मेरी है उसको मनवाने का, अगर ये मान गई है, तो उसके अवचेतन मन के अंदर, सबकॉन्शियस माइंड के अंदर मैं ये बीजारोपण कर सकती हूँ कि हाँ योग अब जो मैं कर रही हूं, मैं इस बीमारी से मुझे मुक्ति मिल जाएगी। अगर प्रत्याहार की स्टेज पे, यानी योग निद्रा की स्टेज पे, अगर ये बीजारोपण उसके मस्तिष्क में, मन में हो जाता है, सबकॉन्शियस माइंड में हो जाता है, तो डेफिनेटली वो रिजल्ट उसको आएगा ही आएगा। जो छात्राएं या जो विद्यार्थी, जो हमारे योग के प्रैक्टिशनर हैं, और मेरे शिक्षकों को भी मैं बोलूंगी, जो शिक्षक ये बीजारोपण नहीं करवा पाते हैं, या जो विद्यार्थी हैं योग के अभ्यास करता है, वो अगर ये बीजारोपण अपने मस्तिष्क में नहीं कर लेते हैं किसी भी तरीके का संकल्प, तब तक उनको योग का रिजल्ट नहीं आता है। छोटे मोटे रिजल्ट आ जाएंगे, हल्का फुल्का, हल्का वेट लॉस हो जाएगा, टाइटनिंग टोनिंग हो जाएगी, ये हो जाएगा, लेकिन ओरिजिनल बीमारी का ट्रीटमेंट नहीं आएगा। तो यही प्रॉब्लम होती है कि ज्यादातर योग शिक्षक इस छोटी सी बारीकी का नॉलेज ना होने की वजह से रिजल्ट्स नहीं लेकर आ पाते हैं, जिससे विद्यार्थी कह के जाता है जी हमने तो 6 महीने योगा किया या साल भर योगा किया, हमें तो कोई असर नहीं हुआ। वो इसलिए नहीं हुआ क्योंकि उनके मस्तिष्क के अंदर इस बात का बीजारोपण नहीं हुआ। तो यहां तक की जर्नी बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, अगर उसके मस्तिष्क में ये चीज बीजारोपण इसका हो गया है, फिर उसके बाद आती है हमारे धारणा की अवस्था। धारणा में ये जो बीज है और परिपक्व हो जाता है। अगर आसान भाषा में बोलूं, उसकी जड़ें निकलनी शुरू हो जाती हैं, वो और अपने गोल की तरफ और फोकस हो जाता है कि हाँ मैंने जो योग की यात्रा शुरू करी थी और मैं इसे करने वाली, और जो मेरा ध्येय, जो मैंने संकल्प लिया था वो पूरा होकर रहेगा।
कहने का मतलब जो लोग, कई बार ऐसा होता है कैंसर पीड़ित लोग भी होते हैं, वो कहते हैं जी हमने ठीक होना है, होना है, होना है, और वो लोग भी ठीक हो जाते हैं। ऐसे भी होता है, बहुत लोगों को डॉक्टर कह देते हैं जी अब आप 6 महीने से ज्यादा जिंदा नहीं रह सकते, आपके शरीर में कैंसर इस तरीके से बढ़ रहा है, लेकिन अपनी दृढ़ विश्वास और संकल्प की शक्ति से वो अपने अवचेतन मन को इतना मजबूत बना लेते हैं कि पूरे विश्व की डेस्टिनी लग जाती है, पूरे यूनिवर्स लग जाता है, पूरे यूनिवर्स की शक्ति लग जाती है उसको पूरा करने के लिए, और वो चीज पूरी होकर ही रहती है। ये है धारणा कि अगर मैं दूसरे शब्द में बोलूं, योग जो है सिर्फ शारीरिक नहीं है, सर्वांगीण विकास है हमारा, सिर्फ शरीर तक सीमित नहीं है, वो आपकी पर्सनालिटी का ट्रांसफॉर्मेशन है। कहने का मतलब आप अगर देखो एक रिक्शे वाले का बेटा और अब पढ़ाई लिखाई करके यूपीएससी की परीक्षा पास करता है और एक बहुत बड़ा आदमी बन जाता है, तो ये भी उसने एक योग की यात्रा करी थी। इसमें जरूरी नहीं है कि उसने आसन प्राणायाम ये करे, लेकिन ये हमारा अंतरंग योग की यात्रा है। ये तो वो अपने योग की इसी मंत्र का, इसी चीज का बीजारोपण उसने अपने शरीर, अपने मस्तिष्क में किया, जिसको उसने पूरा किया। ये भी योग की यात्रा है। थोड़ा सा ये डिफरेंट टॉपिक हो जाएगा, फिलोसॉफी में चला जाएगा, मैं ज्यादा इसको बाहर ना ले जाकर यहीं तक सीमित करती हूँ। मैंने सिर्फ समझाने के लिए बात करी थी कि लोग ये ना सोचे कि योग सिर्फ शरीर तक ही सीमित, अपने आप को स्वस्थ रखना ही योग नहीं, नहीं। योग तो आपके इस जन्म के कर्म से लेकर आने वाले जन्मों, अनंत जन्मों के कर्मों को भी पलट देता है। यानी कि जो लोग पिछले जन्म से जो बुरे कर्म करके आए थे, आज वो भोग रहे हैं, अगर इस योग की यात्रा करें और अपने जीवन में योग को उतार ले, तो वो अपने कर्म संस्कार को बदल देते, अपनी डेस्टिनी को बदल देते। कहने का मतलब अगर वो एक गरीब परिवार में पैदा हुआ, तो अपने कर्म योग के बल पर उसने अपने आप को संपन्न व्यक्ति बनाया। बिल्कुल ये चीज पॉसिबल है, लेकिन योग का को आपको अपने अंदर उतारना पड़ेगा, इसको समझना पड़ेगा। हम अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। मैं बता रही थी कि धारणा, यानी कि उसने अगर ये धारणा अगर उसके मन में घर कर गई है कि हाँ मैंने ठीक होना है, तो होना है, तो डेस्टिनी लग जाती है उसको ठीक करने के लिए। धारणा, धारणा, ध्यान की फिर अवस्था आती है। ध्यान की देखिए, ध्यान में क्या है, वो जो पेड़, वो जो संकल्प जिसका रूट निकल गई थी, बीज में से जिसकी जड़ें निकल गई थी, अब उस जड़ में से पहला कपोल फूटा है, पहला पत्ता फूटा है, वो है हमारा ध्यान की अवस्था। अब इसमें पत्ते फूटने से लेकर बीज का पौधा बनना, पेड़ बनना, पेड़ से फल बनना, ये आपके ऊपर, आपकी यात्रा पे डिपेंड करता है। कहने का मतलब सबकॉन्शियस माइंड के अंदर एक और टर्म आ जाती है जिसको हम कहते हैं सुप्रा कॉन्शियस माइंड, सुप्रा कॉन्शियस लेवल, जिसके अंदर क्या होता है कि जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड के अंदर जो ध्यान की बढ़ती हुई अवस्था है, ध्यान की बढ़ती हुई अवस्था को सुप्रा कॉन्शियस लेवल कहा जाता है। कहने का मतलब आपने, मैंने किस जो बताया पीसीओडी की जो लड़की है उसने करा, उसको लगा कि हाँ भाई मेरे को साइकोलॉजिकल बहुत ज्यादा चेंजेस आ रहे थे, हार्मोनल इम्बैलेंसिंग की वजह से मेरा बिहेव खराब हो रहा था, मैं बहुत मोटी, बालों का झड़ना, ये सब बहुत सारी चीजें मुझे हो गई थी। तो कहने का मतलब ये है कि जब वो ध्यान की अवस्था में हुई, उसको कंसेप्शन हो गया, ये हो गया, लेकिन उसने, उसका भी पहला कपोल फूटा या छोटा पौधा बना, उसने अपनी यात्रा वहीं छोड़ दी। कहने का मतलब उसका रिजल्ट वहीं रुक गया, वहीं तक आई। दूसरा अगर कोई इसके साथ प्रैक्टिस कर रहा था तो उसने ये किया, लेकिन इसके साथ साथ अपनी अपने ध्यान की अवस्था को बढ़ाती चली गई, बढ़ाती चली गई, जिससे क्या हुआ, उसने बीजारोपण तो किया था कि मेरे को मेरी प्रॉब्लम ठीक हो जाए, लेकिन साथ के साथ सबकॉन्शियसली हमारा मस्तिष्क ये भी बीजारोपण कर देता है कि मेरे जो मेरा लाइफस्टाइल है, जो मेरे अंदर होने वाले परिवर्तन है, या ये बोलें कि जो मेरी लाइफ का ट्रांसफॉर्मेशन भी हो जाए, ये चीज भी साथ के साथ सबकॉन्शियसली हमारे शरीर में चलती रहती है। तो पहली अवस्था ये हुई कि वो शारीरिक रूप से स्वस्थ हो गई, फिर जब वो पेड़ बना, पेड़ का जो फल आया, वो थी उसकी लाइफ का ट्रांसफॉर्मेशन। कहने का मतलब अगर वो लाइफ में बहुत ज्यादा सक्सेस नहीं हो पा रही थी इस वजह से
या कोई और उसको प्रॉब्लम चल रही थी, तो पहले फिजिकल लेवल पे वो ठीक हुई, फिर बाद में उसने देखा कि उसको अपॉर्चुनिटीज मिलने लग गई लाइफ के अंदर, उसके रास्ते, भाग्य के रास्ते जिसे कहते हैं, वो सब खुल गए। ये सारा हमारा सबकॉन्शियस माइंड की पावर होती है। अगर योगी जन इस चीज को समझ लें और अपने विद्यार्थियों को कराते वक्त इस चीज का भी उनके दिमाग में बीजारोपण कर दें कि ये योग सिर्फ आपकी बीमारी के लिए नहीं, शारीरिक अवस्था के नहीं, पूरे जीवन भर का ट्रांसफॉर्मेशन करेगा। और मैं पिछले 15 साल के अपने अगर एक्सपीरियंस से आपको बताऊं, मैंने ऐसे बहुत सारे लोग देखे हैं जो बहुत छोटे लेवल से आए, मतलब गरीब परिवार के थे, नहीं ज्यादा मतलब योग अच्छा करते थे, लेकिन राइट डायरेक्शन नहीं मिल रही थी। हमारे कांटेक्ट में आए, हमने बताया कि इस तरीके से योग की, या इस तरीके से करो, और अपना साथ के साथ मेडिटेशन करो, धारणा अपनी मजबूत रखो कि आपने अगर अपनी जिंदगी का ये गोल रखा है तो उसे बार बार ध्यान में, उसको बार बार रिकॉल करो, बार बार याद करो। जब ये चीज बीजारोपण जब इसका हो जाता है तो पूरा विश्व की शक्ति लग जाती है वो इस चीज को पूरा करने के लिए। और ऐसा बहुतों का देखा है कि उनकी लाइफ ऐसे चल रही थी और ऐसे पलट गई। ऐसे लोगों को भी देखा है। तो और ऐसे लोगों को भी देखा है जो योग तो कर रहे हैं, बहुत अच्छे आसन कर रहे हैं, बहुत अच्छे प्राणायाम, बहुत फ्लेक्सिबल है, लेकिन उन्होंने यम नियम को फॉलो नहीं किया है। मैं एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगी। हमारे इंस्टीट्यूट में एक हमने एक टीचर रखे थे, बहुत अच्छे टीचर थे, मैं नाम वगैरह नहीं लूंगी ना उनके, ये बताऊंगी कि कहाँ से आए थे। तो वो करते थे बहुत भस्त्रिका आधा घंटा और प्राणायाम बहुत अच्छे से करते थे। हमें पता नहीं था, हमारे एक सेंटर में क्लास लेते थे, तो सुबह 6 बजे का बैच वो लिया करते थे। तो जब वो बैच लेते थे तो एक दिन, अब वो रात को ड्रिंक करके सोते थे, हमें पता नहीं था क्योंकि हमने लड़कों के ठहरने के लिए हॉस्टल टाइप का बना रखा है, तो वहां पे वो रुकते थे, हम जाते नहीं थे। सुबह बच्चे वहीं से अपने निकलते थे, लड़के लोग अपनी क्लास करके फिर रात शाम को अपने अपने कमरों पे आके सो जाते थे। तो जब सुबह उठे, अब देखिए सुबह सुबह जाते हैं तो ऐसे बहुत सारे लोग आते जो खुद वो भी ड्रिंक करते थे। वो अपने आप को मतलब शराब नशा मुक्त होने के लिए, इस लत से हटने के लिए वो योग की कक्षा में आते थे। तो एक दिन हमारे उन्होंने ज्यादा, वो कक्षा में गए तो करते वक्त उनको थोड़ा आ गया, कुछ हुआ होगा। तो जो जो पीता है उसने उनकी आंखें देखकर पता लगा लिया कि भाई ये तो इन्होंने ड्रिंक कर रखी है, और उन्होंने फिर हमें फोन करके बोला कि जी ऐसे ऐसे आपका टीचर ड्रिंक करता है। पहले तो हमें यकीन नहीं हुआ कि भाई इतना पक्का योगी जो इतना अच्छे से योग कर रहा है, बिल्कुल इतने अच्छे आसन लग रहे हैं, सब कुछ है। लेकिन जब हमने आसपास जो और लड़के रह रहे थे उन सबसे पूछा तो सबने इस बात को हाँ किया। तब हमें, तो फिर हमने तो उनको निकाल दिया, लेकिन तब ये मेरे को उस चीज मेरे को पता लगा कि यही है। ऐसे बहुत सारे योग शिक्षक हैं जो बहुत अच्छा आसन करते हैं, प्राणायाम बहुत अच्छा, एक एक घंटा उनसे वो शीर्षासन भी बहुत अच्छा, 15 से 20 मिनट शीर्षासन कर लिया, आधा घंटा भस्त्रिका कर लिया, बहुत अच्छी प्रैक्टिस है। लेकिन उनके अंदर प्रॉब्लम ये थी कि उन्होंने योग को अपने अंदर उतारा नहीं, जिस वजह से जो योग का ये पार्ट उनका वीक रह गया, और यम नियम को फॉलो ना करने की वजह से उनका लाइफ का ट्रांसफॉर्मेशन रुक गया। तो इस तरीके की प्रॉब्लम योग में आती रहती है। तो मेरा कहने का मतलब बस इतना सही है कि योग सीखो, करो, लेकिन उसको अपने जीवन में उतारो। योग हमारे जीवन को की ट्रांसफॉर्मेशन है। अब मैं थोड़ा सा, अब ये चीज मेरे को ये चीज मेरे को लगता है अब सबको अच्छे से समझ में आ जाएगी। अब मैं महिला स्वास्थ्य की बात करती हूँ। देखिए अब क्या होता है, जैसे हमारे शरीर में मैंने शुरू में ही बताया था डिफरेंट प्रकार के ग्लैंड्स होते हैं जो अलग अलग प्रकार के सिक्रेशन करते हैं। अब क्या होता है, अगर हम एक छोटी सी बात होता है हार्मोनल इम्बैलेंसिंग, जब लेडीज के अंदर हार्मोनल इम्बैलेंसिंग की प्रॉब्लम हो जाती है तो सबसे पहले उनकी गायनी डिस्टर्ब हो जाती है। जाओ ना, हाँ, गायनी डिस्टर्ब हो जाती है। जब गायनी डिस्टर्ब हो जाती है तो उनको उनकी मंथली साइकिल में भी प्रॉब्लम आ जाती है, और फिर तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती है। अगर इस चीज के मैं ऊपर बढ़ूं, देखिए हमारी बॉडी के अंदर एक एक्सेस होता है, एचपी एक्सेस, हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एक्सेस। जो हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एक्सेस होता है वो हमारे शरीर के अंदर होने वाले विभिन्न प्रकार के क्रियाकलापों को संचालित करता है।
और चाहे हम मेल की बात करें या फीमेल की बात करें, दोनों के अंदर एक साइकिल चलती है रिप्रोडक्शन की, उनको यही चीज हैंडल करती है। तो आसान भाषा में समझाऊं, कहने का मतलब जो पिट्यूटरी है वो हमारा प्रधानमंत्री है, और जो हाइपोथैलेमस है वो राष्ट्रपति है। कहने का मतलब जो भी नीति वगैरह प्रधानमंत्री ने बनाई, लेकिन परमिशन वो राष्ट्रपति की लेते हैं कि हमने इस तरीके से करना है। जब राष्ट्रपति बोलेगा तभी प्रधानमंत्री कार्य करता है। ऐसे ही हमारे शरीर में होता है। कहने का मतलब अगर हम एक जने की बात लेते हैं, इससे एग्जाम्पल क्लियर हो जाएगा। कोई एक जना वो बहुत ज्यादा ही नकारात्मक अवस्था में फंसा हुआ है, नेगेटिव सिचुएशंस उसके पास हैं हर दिन भर, जिस वजह से उसको तनाव बढ़ रहा है, धीरे धीरे तनाव बढ़ता गया। अब वो जो नकारात्मक सिचुएशन है वो 1 घंटे की ना होकर पूरे दिन की हो गई है, कई बार हफ्ता 2 हफ्ता महीने की हो गई है, वो उसी चीज में जा रहा है। ये धीरे हमारे शरीर में क्या होता है, ये हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एक्सिस ये एक्टिव होना शुरू हो जाता है। अगर ये स्ट्रेस बढ़ रहा है तो सबसे पहले प्रॉब्लम आएगी, हाइपोथैलेमस को पता लगे कि ये प्रॉब्लम आ रही है, वो पिट्यूटरी को बोलेगा जी इस तरीके से प्रॉब्लम आ रही है शरीर के अंदर, अब हमें करना क्या है। तो पिट्यूटरी क्या करेगा, एक मैकेनिज्म स्ट्रॉन्ग करेगा जिसका कनेक्शन होता है हमारे बॉडी के स्पाइनल कॉर्ड के पीछे ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम होता है, वो उसकी सहायता लेना शुरू करेगा और सिक्रेशन करेगा। सबसे पहले स्ट्रेस का तो करेगा ही करेगा, क्योंकि शरीर में स्ट्रेस की कंडीशन क्रिएट हो रही है, स्ट्रेस की कंडीशन क्रिएट हो रही है, वो स्ट्रेस हार्मोन सिक्रेट करेगा। तो जब उसका सिक्रेशन होगा, लेकिन इसके साथ साथ वो हैप्पी हार्मोन का भी सिक्रेट करेगा, जो एंडोर्फिन, कॉर्टिसोल, डोपामाइन, ये जो काफी सारे सिक्रेशन है वो सिक्रेट करना शुरू करेगा। मतलब एक टाइप से स्ट्रेस भी बढ़ाएगा, एक टाइप से करेगा, लेकिन पॉसिबिलिटी क्रिएट करेगा कि ये बीच में थोड़ा सा कुछ ऐसी टेक्निक करे, योगाभ्यास करे या ध्यान लगाए जिस वजह से ये जो डिप्रेशन की तरफ इसकी शरीर जा रहा है ये बाहर आ जाए, जो आगे जाके हार्मोनल इम्बैलेंसिंग करेगा, आगे जाके इसको गायनिक या रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम कर सकता है। ये प्रॉब्लम ना हो, वो एक पॉसिबिलिटी साथ साथ भेजना शुरू करेगा। अब क्या होता है कि जब वो हार्मोन सिक्रेट करते हैं, लेकिन जो किसका पड़ला भारी है, स्ट्रेस का, नेगेटिव हार्मोन का सिक्रेशन ज्यादा हो रहा है क्योंकि स्ट्रेस की सिचुएशन चल रही है, तो सीधे एंटर करेगा हमारे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के अंदर, जिसको हम हिंदी में अनुकंपी परितंत्रिका तंत्र कहते हैं। इस तंत्र का ना, इसका कार्य क्या है, शरीर में ऊर्जा का संचार करना, शरीर में शक्ति का संचार करना। जब शरीर में ऊर्जा का संचार बढ़ेगा तो शरीर के अंदर चेंजेस आने शुरू होंगे। कहने का मतलब उसके अंदर क्या, कोई नेगेटिव सिचुएशन आएगी उसको डर लगेगा, उसको गुस्सा बढ़ेगा बहुत तेज, उसके हाथ पैर कांपने लग जाएंगे, पसीना आएगा, आंखें लाल हो जाए करेंगी, और गुस्सा बढ़ेगा, आंखों के नीचे डार्क सर्कल, वेट लॉस, बालों का झड़ना, ये वो जो बहुत सारी प्रॉब्लम सबको पता है स्ट्रेस के टाइम पे क्या क्या होता है, ये सारे सिम्टम्स उसके अंदर आने लग जाएंगे। लेकिन साथ के साथ जो हैप्पी हार्मोन सिक्रेट करता, बॉडी अपनी तरफ से भी कोशिश करेगी कि ये चीज कंट्रोल में रहे, ये चीज कंट्रोल में रहे, ये चीज कंट्रोल में रहे। और उस टाइम पे अगर कोई ध्यान नहीं देता है, इसको बाल जल रहे तेल लगा दिया, ये कर दिया वो कर दिया, लेकिन स्ट्रेस का सोल्यूशन नहीं निकाल रहा है, वो धीरे 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 सबसे पहले डाइजेस्टिव सिस्टम को खराब करेगा। जब शरीर में कोई नेगेटिव सिचुएशन एंटर करती है तो जो हमारा शरीर होता है सबसे पहले ऐसा काम करना बंद करता है जिसको ना करने से इंसान की मृत्यु ना हो। तो जो है डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र को वो बंद कर देगा। कहने का मतलब फिर उसको शिकायतें होंगी, अपच की शिकायत हो जाएगी, कॉन्स्टिपेशन, गैस, एसिडिटी, ब्लोटेडनेस, चक्कर आना, जी मचलाना, जलन, ये सब शिकायतें शुरू होने लग जाएंगी। ये दूसरा स्टेप है जिसमें क्या होगा, उसको प्रॉब्लम होगी, त्रिफला ये वो चूर्ण खाने शुरू कर देगा, लेकिन स्ट्रेस के लिए काम नहीं कर रहा है, वो वहीं पे बना पड़ा है, सिम्टम्स को किल कर रहे हो। जो एलोपैथी में जो होता है डॉक्टर का, वो भी सिम्टम्स को किल करते, रूट कॉज को नहीं मारते। अब वो धीरे धीरे सिचुएशन बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, लेकिन जो वो बॉडी ने हैप्पी हार्मोन का सिक्रेशन कर रही है वो भी
कोशिश कर रही है कि ये अब समझ जाए, ये अब समझ जाए, अब योग ध्यान करना शुरू करे, अब करे, लेकिन वो नहीं कर रहा। अब वो आगे पहुंची प्रॉब्लम, प्रॉब्लम इतनी बड़ी, जो हमारा एड्रीनल ग्लैंड होता है, बिल्कुल जो हमारे गुर्दे होते हैं, गुर्दों के ऊपर ये टोपी की तरह स्थित होता है एड्रीनल ग्लैंड। तो वो फिर एक सिक्रेशन करता है, एड्रीनलिन सिक्रेशन करता है। जब वो सिक्रेट करता है तो वो इस सिचुएशन को और ज्यादा बढ़ा देता है, और ज्यादा बढ़ा देता है, मतलब और स्ट्रेस बियॉन्ड द लिमिट चला जाता है। अब क्या करती है बॉडी, इसके बाद अब वो हैप्पी हार्मोन का सिक्रेशन धीरे धीरे रोकने लग जाती है। वो रोकती क्या, वो कर ही नहीं पाती है, वो कर रही होती, लेकिन बॉडी में नेगेटिव एनर्जी इतनी बढ़ गई है कि वो पॉजिटिव एनर्जी को काम करने ही नहीं देता, धीरे धीरे बढ़ने लग जाते। फिर और सिम्टम बढ़ते हैं, कोई अगर गुस्से वाला है तो उसका बीपी बढ़ जाएगा, मेल्स में हार्ट की प्रॉब्लम शुरू होने लग जाएंगी, प्रोस्टेट की शिकायत की, लीवर की प्रॉब्लम हो जाएगी, धीरे धीरे प्रोस्टेट ग्लैंड की तरफ पड़ेगा, वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम को उनका डैमेज करना शुरू कर देगा। ऐसी फीमेल्स के अंदर होता है। फीमेल में पॉजिटिव पॉइंट ये होता है कि वो रो पड़ती हैं, रो पड़ती हैं तो एक हार्मोन सिक्रेट होते हैं, तो वो सिक्रेशन की वजह से वो रो पड़ती हैं, तो वो स्ट्रेस की कंडीशन एकदम डाउन हो जाती है। तो अब क्या होता है, जैसे ही वो स्ट्रेस की कंडीशन डाउन होती है तो वो कुछ टाइम के लिए स्टेबल हो जाती है, लेकिन फिर उसमें फिर वो चीज सबकॉन्शियसली वो फिर रिएक्ट करने लग जाती है। तो लेडीज में फ्लक्चुएशन होता है, बट उनकी सबसे पहले गायनी हिट हो जाती है। मेल्स का हार्ट पे इफेक्ट आता है, सबसे पहले उनको हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, लेडीज को गायनी रिलेटेड प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। अब ये सिचुएशन, अब क्या होता है कुछ टाइम के बाद, ये जब ये चीज बनती है तो उसके 10 सेकेंड्स के बाद नया एक्सेस शुरू कर देते हैं, जिसके अंदर गोनाड्स ग्लैंड इंक्लूड हो जाता है, मेल फीमेल दोनों का। तो फिर ये प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ जाती है, जिसमें ये क्या आता है, किसी को पीसीओडी हो गया, किसी को फेलोपियंस में ब्लॉकेजेस आ गई, या किसी को एंड्रोमेट्रियोसिस हो गया, यानी कि इनफर्टिलिटी, फीमेल इनफर्टिलिटी, मेल इनफर्टिलिटी, स्पर्म काउंट डाउन होना, काफी सारी प्रॉब्लम्स होती है मेल में भी। ये मेल इनफर्टिलिटी शुरू हो गई। देखिए होती तो और बहुत सारी चीजें, मैं सिर्फ गायनी का पॉइंट उठाऊंगी कि इस तरीके की प्रॉब्लम्स मेल को भी हुई, फीमेल को भी हुई, ये प्रॉब्लम शुरू होती है। और वो अभी भी नहीं मानते तो फिर एक्सट्रीम स्टेज पहुंचती है, जिसको कहते हैं एक बीमारी है जिसका नाम है फाइब्रोमायोलॉजिया। फाइब्रोमायोलॉजिया एक ऐसी बीमारी है जो 100 में से सिर्फ 10 लोगों को होती है, मतलब, और इंडिया में इसका ट्रीटमेंट नहीं है, एलोपैथी में इसका ट्रीटमेंट नहीं है। इसका ट्रीटमेंट सिर्फ और सिर्फ योग और आयुर्वेद में है, और नेचुरोपैथी अगर साथ ले ली जाए तो जल्दी रिजल्ट आता है, मतलब साइड रिलैक्सेशन का पार्ट जल्दी जल्दी कार्य करता है। तो कहने का मतलब ये है कि शरीर के अंदर जो जो लोग, मैं क्योंकि मैंने ऐसे केसेस 10-12 केसेस हैंडल कर लिए हैं, जिसके अंदर एलोपैथी के अंदर अगर कोई पेशेंट जाता है ये ट्रीटमेंट कराने के लिए, तो उनका ट्रीटमेंट वो सिर्फ रिसर्च करते हैं, जी ये दवाई खा लो, जी ये दवाई खा लो, जी ये टेस्ट करा लो, जी ये टेस्ट करा लो, लेकिन उसका सोल्यूशन कुछ नहीं आता। अगर मैं एक चीज आपको बताऊं, मेरी एक स्टूडेंट को प्रॉब्लम हुई थी, उसका डॉक्टर ने, उसको ये प्रॉब्लम 12 साल से चल रही थी, वो 12 साल के बाद अब वो फाइब्रोमाइल्जिया में कन्वर्ट हो गई थी। योग ध्यान करती रही तो 6 महीने में उससे बैठने में भी तकलीफ होती थी, क्योंकि पूरे शरीर में दर्द ही दर्द होती थी। गायनी तो अपसेट है ही, लेकिन पूरे 24 घंटे शरीर में दर्द, ना सो सकते ना बैठ सकते, ये कंडीशन में आई थी। और उसको 6 महीने में इतना कर दिया था कि वो 6 महीने में सूर्य नमस्कार तक करने लग गई थी, लेकिन उसकी फाइब्रोमाइल्जिया वाली प्रॉब्लम ठीक नहीं हुई, पूरी तरीके से ठीक नहीं हुई, क्योंकि उसके एक पेट में दर्द होने लगे। तो डॉक्टरों को पता नहीं चला क्या हुआ, उन्होंने क्या किया, उसका यूट्रस ही रिमूव कर दिया कि जी ये यूट्रस निकाल दो आप, और जब ये यूट्रस निकल जाएगा इसके बाद से जो आपको दर्द उठ रही है वो ठीक हो जाएगा। लेकिन यूट्रस हटाने के बाद, शरीर से निकालने के बाद वो दर्द और बढ़ गया। तब पता लगा, तब फिर उन्होंने अमेरिका वगैरह से कांटेक्ट किया, वहां के डॉक्टर से कंसल्ट किया, योग ध्यान करती जा रही थी, करती जा रही थी, करती जा रही, तब डॉक्टर ने किया कि इसका कनेक्शन उससे नहीं, तो पूरा स्ट्रेस से ही कनेक्टेड है आपका। और यूट्रस निकालने की वजह से ये प्रॉब्लम इसलिए बढ़ी क्योंकि जो नसें ब्लड लेके जा रही थी वो पैसिव हो गई हैं, अब वो प्रेशर दे रही हैं आपको। तो इस तरीके से इसमें एक्सपेरिमेंट्स चल रहे हैं, और सिर्फ हम योगा टीचर्स के हाथ में एक रामबाण है जो इसको ठीक कर सकता है। लेकिन जरूरत है सिर्फ सही, पूरी नॉलेज
और सही डायरेक्शन की। अगर योग शिक्षक को पूरी नॉलेज है, पूरी उसकी एनाटॉमी फिजियोलॉजी स्ट्रांग है, वो कमांड ले सकता है, तो डेफिनेटली इसे क्योर कर सकता है। मैंने नट सेल में फीमेल प्रॉब्लम की सारी प्रॉब्लम्स का एक नॉर्मल सा सॉल्यूशन बता दिया कि अगर आप नियमित रूप से योगाभ्यास कर रहे हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं प्रत्येक महिला को और पुरुषों को भी ये सजेशन दूंगी कि अगर आपके घर में कोई छोटी बच्ची है तो 4 साल से उसको योगाभ्यास में डाल दो, सारी चीजें कराओ, डांस कराओ, म्यूजिक कराओ, ये करो, लेकिन 4 साल से ही योगा में डाल दीजिए। क्योंकि लड़कियों के अंदर जो चेंजेस होते हैं वो फर्स्ट प्यूबर्टी के स्टेज पे होता है, यानी कि 8 साल की स्टेज से शुरू होता होता 12 साल में होगा, फिर वो 18-19 साल के बाद फिर उनकी बॉडी में चेंज आता है, फिर 25 साल के अंदर चेंज आता है, 21 साल से शुरू हो जाता है, फिर तो 30 साल के बाद फिर तो बदलता ही रहता है, बदलता ही रहता है। और कहने का मतलब जो कंसीव करना चाहते हैं और उनको एक रूल है कि 30 साल से पहले कंसीव कर लेना चाहिए, क्योंकि आजकल सारे लोग करियर ओरिएंटेड हो गए हैं, तो मैरिजेस लेट होती हैं, लेट मैरिज हुई। और कई बार ये भी होता है कि भाई मैरिज हो गई जल्दी लेकिन बेबी प्लान नहीं करते, वो नियर अबाउट 30 के आसपास, लाइफस्टाइल बहुत बेकार है, तभी उनको इनफर्टिलिटी की मेल फीमेल में दोनों में प्रॉब्लम आ जाती है। तो मैं ये बोलूंगी अगर आप नियमित, अगर आपका लाइफस्टाइल ऐसा है तो नियमित रूप से योगाभ्यास करिए, नियम बना के 1 घंटा जरूर, मेल फीमेल दोनों को करना है। और फीमेल्स को फॉलिक एसिड, अलसी के बीज आते हैं, वो अपनी डाइट में नियमित रूप से रखिए, उनको एक कभी शिकायत नहीं आने वाली है महिला स्वास्थ्य से। दूसरा, मैं अब एक चीज और आपको बताना चाहती हूँ कि महिला स्वास्थ्य के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो महिला योगाभ्यास के लिए अपनी तैयारी कर रही है या करना चाहती है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो क्या करे, कौन सा योगाभ्यास करे। तो मैं योगाभ्यास में बोलूंगी, अगर आपने पहले कभी नहीं किया, पहली बार कर रही हैं, तो हठ योग जरूर करिए। हठ योग का अभ्यास सबसे अच्छा है। बाकी योग के सारे अभ्यास अच्छे हैं, लेकिन हठ योग में ऐसा है कि हठ योग के अंदर, हठ योग में देखिए सारे जो अपने योग हैं सब उसी के पार्ट है, लेकिन जैसे आजकल अलग अलग नामों से योग को रखा हुआ है। अब जैसे हम योगा के छात्र हैं, योगा क्या, तो हमें पता है हठ योग का मतलब क्या है, लेकिन आजकल प्रमोट किया जाता है आप हठ योगा के सीखिए, आप अष्टांग योगा के सीखिए, आप ये करिए वो करिए, जबकि है सभी ये इन सब बीमारियों से जूझ रहे हैं, या जिनको स्ट्रेस की ज्यादा तकलीफ है, वो अगर उसमें जो उनका योग का अभ्यास होना चाहिए, पहले सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का वर्कआउट होना चाहिए। कहने का मतलब पहले वार्म अप होगा, फिर उसके बाद यौगिक कार्डियो वर्कआउट जिसको हम कहते हैं सूर्य नमस्कार, उसका अभ्यास होना चाहिए, क्योंकि सूर्य नमस्कार डायरेक्ट सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम पे काम करता है और वो एनर्जी को पीक पे लेकर जाता है, पीक पे। फिर पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम से संबंधित ही आसन होने चाहिए, आसन ऐसे होने चाहिए जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को बढ़ाते चले जाएं। कहने का मतलब जैसे हो गया एक चक्रिक आसन, द्विचक्रिक आसन, तानपाद आसन, चक्रासन, ये मत्स्येंद्र आसन, अर्ध मत्स्येंद्र आसन, मत्स्य आसन, हलासन, ये और आपका विपरीत करनी, शीर्षासन, ये सारे आसन होने चाहिए। ये आसन हुए, फिर इसके बाद हमारा, और इनके साथ साथ विपरीत आसन होने चाहिए जिनको हम कहते हैं काउंटर पोज। काउंटर पोज से तात्पर्य ये है कि अगर किसी ने चक्रासन किया, चक्रासन का जोर आया कमर के ऊपर, तो उसका विपरीत आसन होना चाहिए। विपरीत आसन में हलासन भी हो सकता है उसका, पश्चिमोत्तान आसन भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है किसको कैसी बीमारी है, किसकी कैसी फ्लेक्सिबिलिटी है, उस हिसाब से डिसाइड होता है। अगर वो इस तरीके से विपरीत आसन करते जा रहे हैं, तो आसनों से भी कई बार क्या होता है कि जो अभ्यस्त नहीं होते, या कई बार जिनके शरीर में इस तरीके के तनाव की सिचुएशन बढ़ रही होती, तो उनको कई बार नस का अकड़ना, मसल का खिंच जाना, जिसको दूसरी भाषा में हम मसल पुल, स्पैज्म, ये ओवरलैपिंग ऑफ द मसल्स, ये सब कहते हैं कि ये सारी प्रॉब्लम्स आने लग जाती हैं। तो विपरीत आसन बहुत जरूरी है। फिर अंत में अपना शवासन, शवासन को हम या फिर योग निद्रा, ये जरूर करें। योग निद्रा से ही आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का वर्कआउट शुरू हो जाता है। पैरासिम्पैथेटिक यानी के पिट्यूटरी ग्लैंड की तरफ से हैप्पी हार्मोन का सिक्रेशन,
जो चीज बढ़ी हुई थी, अब उस बढ़ी हुई अवस्था को कम करने का यानी कि स्लो डाउन करने का प्रोसेस अब उसका शुरू हो गया है। तो शरीर के अंदर बढ़ने से रक्त का दौरा बढ़ा, सर्कुलेटरी सिस्टम बढ़ा, जिस वजह से बॉडी के अंदर डिटॉक्सिफिकेशन का प्रोसेस शुरू हुआ, यानी कि साफ सफाई का, मेंटेनेंस का कार्य शुरू हुआ, जिसने शरीर की विभिन्न तरीके की ब्लॉकेजेस खोली, चाहे वो ओवरी का सिस्ट हो, चाहे वो फेलोपियन की ब्लॉकेज हो, चाहे वो प्रोस्टेट की शिकायत हो, या दिल की कोई ब्लॉकेज है, दिमाग में कोई ब्लॉकेज हो रखी है, या कैंसर होते हैं बॉडी के अंदर। कैंसर भी एक्यूमुलेशन होता है नेगेटिव चीजों का, ठीक है, मतलब नेगेटिव चीज का एक्यूमुलेशन होता है, जिसमें सेल्स जो होते हैं मल्टीप्लीकेशन होता है, सेल्स डेड, जो खराब सेल्स होते हैं जिनको डेड सेल्स होते हैं, उनका मल्टीप्लीकेशन बहुत जल्दी जल्दी होता है, जो आजकल कोविड के अंदर भी यही चल रहा है, मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, जिस वजह से वो चीज एकदम से फैलती है, कैंसर भी एकदम से फैलता है। तो जब आप सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का वर्कआउट करते हो, तो वो किसी भी तरीके की बीमारी है उसका ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है। और जब पैरासिम्पैथेटिक होता है, जब वो बढ़ता है, तो जो बढ़ी हुई एनर्जी है उसको कम करना और बैलेंस सिचुएशन में लेकर आना, ताकि बढ़ी हुई एनर्जी से उसकी प्रॉब्लम और ना बढ़ जाए, यानी कि बीपी एकदम से ना बढ़ जाए, दिमाग में रक्त का संचार एकदम से ना बढ़ जाए, या इस तरीके से वो बढ़ी हुई सिचुएशन को बैलेंस करना ही पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का वर्कआउट होता है। जब पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करना शुरू करता है, तो हमारे शरीर के अंदर हार्मोनल बैलेंस शुरू हो जाते हैं। हार्मोन, जो तनाव की वजह से जो हार्मोन्स ऊपर नीचे हो गए थे, एक सिस्टम बढ़ा हुआ, एक डाउन हो रहा है, वो बैलेंस होने लग जाता है, जिसमें हमारा योग निद्रा आ जाते हैं। प्राणायाम में, जिसमें हमने ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना के बारे में आप पढ़ते हैं, हमारे योग के विद्यार्थी सब जानते हैं, इन चीजों का बैलेंस किया जाता है। ये चीजें इसी के थ्रू बैलेंस होती हैं। जब ये चीज बैलेंस होती है, जिसे हम प्राणवायु कहते हैं, जिसको नॉर्मल लैंग्वेज में हम वाइटल पावर या वाइटल एनर्जी कहते हैं, वो चीज जब वो चीज बढ़ने लग जाती है और इन सब चीजों का बैलेंस शुरू हो जाता है। जब वो चीज बैलेंस हो जाती है, तो शरीर के अंदर आने वाले जो नकारात्मक परिवर्तन होते हैं वो ठीक होने लग जाते हैं। अब इसके बाद, जैसे हमारे हमारे ध्यान की अवस्था, मैंने पहले ही इसमें समझा दिया था कि ध्यान की अवस्था क्या कार्य करती है। तो ध्यान की अवस्था, ये जो भी आपने किया, निरंतर आप अभ्यास करते आ रहे हो, कहने का मतलब एक बिल्डिंग की नींव आपने बड़ी मजबूती से रख दी है। अब ये बिल्डिंग बनने का जो कार्य है, ये हमारा ध्यान करता है। तो ये मैंने योग को बहुत ही साइंटिफिक तरीके से बताया है। अगर आप योग को एक साइंटिफिक तरीके से प्रेजेंट करें, तो इसके डेफिनेटली रिजल्ट है, क्योंकि इस पे इतनी सारी रिसर्चेस हो रही हैं, इतनी ज्यादा रिसर्चेस हो रही हैं, जिसमें योग को वैज्ञानिक तौर पर प्रूफ किया जा रहा है कि आप, और वैज्ञानिक प्रमाणिकताएं भी मिल रही हैं कि अगर आप अनुलोम विलोम का 10 मिनट अभ्यास करते हो, तो शरीर में ये चेंजेस होते हैं जो होते ही रहते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप अनुलोम विलोम प्राणायाम करा रहे, तो कम से कम 10 मिनट तो होना ही चाहिए। 10 मिनट के बाद ही शरीर में रिएक्शंस आने शुरू होते हैं। और अगर आप कपालभाति का अभ्यास करा रहे हो, जिसको हम अगर रिसर्च की भाषा में बोले, हम उसे भस्त्रिका प्राणायाम बोलते हैं। कपालभाति हुआ, या आपका डी ब्रीदिंग हुआ, तो एक टर्म यूज करी जाती है रिसर्च के अंदर, भस्त्रिका। इसके अंदर ही इन सबको काउंट किया जाता है। तो उसके अंदर 72, जब आप 72 टाइम्स, 72 बार जब आप पंप करते हो, कपालभाति करते हो, तब जाके ऑक्सीजन लेवल हमारे दिमाग में जाता है, तब कार्य होना मतलब शुरू होता है। तो कहने का मतलब, जो कपालभाति 30, 40, 50 करे, तो उनका कोई फायदा नहीं है करने का, सिर्फ वेस्टेज ऑफ टाइम है। तो ये चीज साइंटिफिकली प्रूव है कि कम से कम 30, 72 तो होना ही चाहिए, तब काम शुरू होगा। और अगर आपको पक्का रिजल्ट चाहिए, तो कपालभाति रोज का 1000 होना चाहिए। अगर आप कपालभाति रोज का 1000 कर रहे हो, तो आपको किसी डॉक्टर की जरूरत ही नहीं है, आप अपने डॉक्टर खुद बन जाओगे। और कपालभाति अगर 1000 हो रहा है, और अगर वो आप 20 मिनट में कर रहे हो, तो 21 मिनट अनुलोम विलोम होना चाहिए। तो इसलिए
क्योंकि वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का वर्कआउट है और पैरासिम्पैथेटिक को बैलेंस लाने में 1 मिनट फालतू लगता है। तो 1 मिनट फालतू होना चाहिए। इस तरीके से अगर साइंटिफिक तरीके से अगर आप योग का अभ्यास कराते हो तो हर तरीके की प्रॉब्लम्स ठीक हो जाती हैं। अब एक बड़ी कॉमन सी प्रॉब्लम लोगों में बहुत ज्यादा आती है, जैसे मैं दिल्ली से हूं तो यहाँ पे आईटी फील्ड के लोग बहुत ज्यादा आईटी, और वैसे तो देखिए अब तो आईटी हर जगह फैल गया है, हर जगहों से लोग डायरेक्ट अपने कंप्यूटर पे काम करते हैं और घर बैठ आजकल तो वर्क फ्रॉम होम है, घर बैठे बैठे सब काम करते हैं। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, जो आईटी वाले बच्चे हैं उनको सबसे ज्यादा तकलीफ होती है स्ट्रेस की। स्ट्रेस उनमें इतना बढ़ता है, ज्यादातर वो लोग गंजे भी हो जाते हैं। मतलब मैंने तो ऐसे भी लड़के देखे 22-22 साल के लड़के भी गंजे हो रखे हैं, क्योंकि स्ट्रेस लेवल इतना बढ़ा हुआ है उनका। तो और अगर मैंने ये आईटी फील्ड वालों की बात करी, अगर हम प्रोफेसर्स की भी बात करें, प्रोफेसर्स का भी लाइफस्टाइल बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है, सुबह से लेकर शाम तक बेचारे लगे रहते हैं। ऐसे ही और भी बहुत सारे फील्ड हैं जिसके अंदर ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो जैसे हमारे रिपोर्टर्स होते हैं, प्रेस रिपोर्टर्स हुए, उनका, और डॉक्टर्स हुए, उनका तो कुछ पता ही नहीं, दिन रात का ही नहीं पता चलता। अगर किसी एक ब्रेन के सर्जरी में लग जाए तो एक सर्जरी को कम से कम 3.5 घंटे से लेकर 5 घंटे लग जाते हैं, और अगर दिन में 2 सर्जरी हो जाए तो बेचारों को सोने तक का नहीं मिलता। तो ये सब तकलीफें उन लोगों को बहुत ज्यादा परेशान करती हैं। तो ऐसी कंडीशन के अंदर अगर वो अपना ये हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एक्सिस जो मैंने ये बताया, अगर वो उसको बैलेंस करके चलते हैं तो उनको ये चीज, कोई भी इसके साइड इफेक्ट आने की प्रॉब्लम होती ही नहीं है। अब जैसे कि इसके अंदर एक टर्म और मैं बताती हूँ, बेसिकली वो जैसे मैंने बताया था कि हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एक्सिस के बाद जो स्ट्रेस लेवल बढ़ा, तो एक मेडिकल टर्म होती है जिसको कहते हैं हाईजैकिंग ऑफ एमिगडाला। उसका मतलब क्या होता है, एक हमारे ब्रेन के अंदर ही, यहाँ पिट्यूटरी, हाइपोथैलेमस, उसके नीचे ही यहाँ पे जाके अंदर एक एमिगडाला होता है, दिमाग का एक पुर्जा होता है। उसका काम क्या होता है, उसका काम होता है एनालाइज करना। कहने का मतलब शरीर के अंदर कोई नेगेटिव, आपने कोई सांप देख लिया, सांप देखते ही आप डर गए, तो वो सांप देखा, आपने देखा, तो ये एमिगडाला ने डिसाइड किया कि सांप के सामने सांप है। उसने कॉन्शियस माइंड को बताया जी सामने सांप है, आपको भागना है, आपको ये करना है, आपको वो करना है, ये चीज डिसाइड एमिगडाला करता है। तो जिसे कहते हैं होश और आवाज, नॉर्मल लैंग्वेज में होश और आवाज बोलते हैं। जो क्या होता है, अगर हाईजैकिंग ऑफ एमिगडाला का मतलब ये होता है कि अगर एमिगडाला के अंदर तनाव इतना बढ़ जाता है, वो काम करना बंद कर देता है, तो ऐसी कंडीशन क्या होती है कि आदमी अपने होश और हवास खो देता है। कहने का मतलब जब उसे गुस्सा बढ़ता है तो वो किसी का खून तक कर देता है, या ड्राइव कर रहा है, पता है सामने ट्रक खड़ा है, मैं टकराने वाला हूं, लेकिन स्ट्रेस इतना बड़ा है उसका दिमाग नहीं कहता कि तू ब्रेक लगा दे, ब्रेक लगा दे, वो ब्रेक नहीं लगाता, सीधे टक्कर हो जाती है उसकी। दिस इज कॉल्ड द हाईजैकिंग ऑफ एमिगडाला। ये होती है एक्सट्रीम स्टेज, जब स्ट्रेस की बढ़ जाती है। और ये आजकल 90% लोगों में यही चीज हो रखी है, उनको होशावाज भी नहीं है। तो अगर वही सिंपल सा सोल्यूशन है, मैंने पूरा साइंस का पूरा मैकेनिज्म आपको समझा दिया है कि अगर योग अपने 8 फोल्ड्स को आप फॉलो करते हुए चले जाओगे, योगाभ्यास अपने फॉलो करते हुए चले जाओगे, तो ना तो हाईजैकिंग होगी, ना आपकी हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एक्सिस का इम्बैलेंस होगा, कुछ भी नहीं होगा। और हाँ, ये है कि कोई ब्लंडर ना करो आप अपने शरीर के साथ। जी पता लगा जी आप योगाभ्यास तो कर रहे हो, साथ के साथ समोसे कचौरी वगैरह सब कुछ खा रहे हो, नियम फॉलो नहीं कर रहे हो, तो आपको प्रॉब्लम होगी ही होगी, इस बात की तो मैं भी गारंटी देती हूँ। लेकिन अगर आप यौगिक लाइफस्टाइल फॉलो कर रहे हो तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन हाँ, इसमें ये होता है, देखो साइंस ये कहती है कि महीने में एक बार कूड़ा खा लेना चाहिए। कूड़ा जिसको हम कहते हैं पिज्जा बर्गर या ये वो, एक बार खा लेना चाहिए। इससे क्या होता है, देखिए हमारे शरीर में इम्यूनिटी होती है जिसको हम वाइटल पावर कहते हैं। और एक होता है, एक बच्चा जन्म लेते ही इम्यूनिटी लेके पैदा होता है, कि वो पैदा हुआ अपनी इम्यूनिटी के साथ पैदा हुआ। हाँ भी उसको जॉइंडिस नहीं हुआ या उसको ये प्रॉब्लम नहीं, एक इम्यूनिटी ये होती है। और जब बच्चा बढ़ना शुरू होता है, दूसरा कहते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी। वो इम्यूनिटी ये होती है कि जब बच्चा आसपास के वातावरण के पास आता है, उनके साथ बात, मतलब उनके वातावरण में मिलता है,
तब उसको कुछ बैक्टीरिया और वायरस अटैक करते हैं। तो उससे क्या होता है, उसके शरीर के अंदर कुछ रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, रोगों से लड़ने के लिए उसके अंदर एक एनर्जी पैदा करती है। इसको कहते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी। और ये होता है कि जब जब वो जितना बैक्टीरिया के पास जाएगा उतनी होगा। जैसे अभी हम कोविड की बात कर रहे हैं, जो अपना योग ध्यान अच्छे से करते आ रहे हैं, उनका पहली इम्यूनिटी सिस्टम, उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता स्ट्रांग थी। जब कोविड ने उनके अंदर मतलब एंटर किया, कोविड-19 का वायरस उनके अंदर आया, तो उन्होंने उनकी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग थी, थोड़ा सा और लाइफस्टाइल और थोड़ा मॉडिफाई किया, उनकी इम्यूनिटी झेल गई और वो चला गया। और कई लोग ऐसे थे कि जिनकी इम्यूनिटी बहुत वीक थी, वो बेचारे हॉस्पिटलाइज हो गए, उनको स्टेरॉइड्स लगे और यहाँ तक कि कई लोगों की डेथ भी हो गई, इस वजह से हुई। तो ये होती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अब मैं एक जो हमारे जो योगाभ्यास करते हैं, पूरा अच्छे से करते हैं, लाइफस्टाइल अच्छे से मैनेज करते हैं, तो मैं उनको एक सलाह दूंगी कि महीने में एक बार ऐसा खाना जरूर खाएं जो आपने पूरे महीने नहीं खाया। मैं नॉनवेज की बात नहीं कर रही। अगर सपोज आप तला भुना पूरे महीने नहीं खा रहे हो, तो महीने में एक बार या 15 दिन में एक बार जरूर खाएं। इससे क्या होता है, आपकी एक्वायर्ड इम्यूनिटी बढ़ेगी। इससे क्या होगा, हमारे शरीर को पता रहता है कि अच्छा, इस तरीके का खाना भी आता है शरीर के अंदर, और जब वो आएगा तो उसको डाइजेस्ट करने में आसानी से डाइजेस्ट कर लेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जो लोग पता लगा जी 6 महीना उन्होंने ये नहीं खाया और एकदम से खा लिया, तो उनको प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, पेट में दर्द, गैस, एसिडिटी, अफारा, ये सब प्रॉब्लम हो जाती है। फिर उनके दिमाग में आता है जी हम तो इतने टाइम से योगाभ्यास कर रहे हैं, हम तो जी 6 महीने से हमने नहीं खाया, हम तो फलाहार करते हैं, हम जी ये करते हैं, हम जी वो करते हैं। ये हमें क्यों हुआ? वो इसलिए हुआ क्योंकि आपके शरीर को आदत ही नहीं है ऐसा खाना खाने की, है ना। तो तभी अगर आपको याद होगा, इसमें मुझे चाणक्य जी का प्रसंग याद आ गया कि चाणक्य जी जो चंद्रगुप्त मौर्य था, चंद्रगुप्त मौर्य को रोज वो थोड़ा थोड़ा जहर दिया करते थे खाने के अंदर, ताकि इसका शरीर जहर खाने का आदी हो जाए। तो वो धीरे धीरे पूरे बचपन से देते आ रहे थे, तो धीरे धीरे उसकी क्वांटिटी बढ़ गई थी। तो कहने का मतलब, अगर सांप भी चंद्रगुप्त मौर्य जी को काटता था तो उसका असर उनको होता नहीं था, चंद्रगुप्त मौर्य जी को नहीं होता था। इतना उनका शरीर उन्होंने मजबूत बना दिया। कहने का मतलब, हमारे शरीर, जैसे हमारी जो क्रियाएं हैं, बहुत सारी हमारी ऐसी क्रियाएं हैं, कहते हैं उसमें ये लिखा है कि अगर आप जहर भी खाओगे, जैसे मयूर आसन है, मयूर आसन कहते हैं उसको आप सिद्ध कर लो, तो अगर आप जहर भी खा लो तो उसे भी पचा जाओगे। ये हमारे स्क्रिप्चर्स में ये बात लिखी है, और ये बात चाणक्य जी ने प्रूफ करी है। और कहते हैं जो चंद्रगुप्त मौर्य जी की जो धर्म पत्नी थी दुग्धरा, उनकी मौत कैसे हुई थी कि जब उनका चंद्रगुप्त मौर्य जी का खाना आया, तो खाना उनका कोई खाता नहीं था, वो तब प्रेग्नेंट थी। तो शायद, मुझे भी इतना क्लियर नहीं है, बट शायद प्रेग्नेंट थी। तो उस टाइम पे जब आई उनको भूख लगी, तो उन्होंने क्या किया, चंद्रगुप्त जी का खाना खा लिया। अब वो जहर वाला खाना था, जो वो खाया वो झेल नहीं पाए, उनकी मृत्यु हो गई, इस वजह से मृत्यु हुई थी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हर 15 दिन में या महीने में एक बार तो खा लेना चाहिए, ताकि हमारे शरीर को ऐसा खाना खाने की भी आदत हो, ताकि आपकी एक्वायर्ड इम्यूनिटी बढ़े और आपका शरीर पूरी तरह से स्वस्थ हो जाए। जैसे कोविड-19 में आजकल वैक्सीन लग रही है, वैक्सीन का क्या है, वैक्सीन में वो कोई दवाई नहीं डाल रहे आपके अंदर। कोविड-19 का जो वायरस है उसको मृत अवस्था में आपके अंदर छोड़ रहे हैं। और वो मृत अवस्था में आपके अंदर चला गया है, तो वो जब चला गया है तो आपके शरीर को, जैसे हमारे शरीर के अंदर टी सेल्स, बी सेल्स होते हैं, जो हमारे रोग प्रतिरोधक तंत्र के लिए कार्य करते हैं, इम्यून सिस्टम के लिए कार्य करते हैं, लिम्फोसाइट्स वगैरह ये सब होते हैं। तो उनको पता लगता है कि अच्छा, इस तरीके का कोई कीड़ा है जो शरीर में प्रवेश कर सकते, तो वो पहले से अपनी एक आर्मी तैयार कर लेते हैं, सोल्जर्स तैयार कर लेते हैं, मतलब सैनिक तैयार कर लेते हैं कि कल को अगर ये कीड़ा जिंदा होके हमारे में आया तो हम उसको इस तरीके से मार देंगे। पहले से प्लानिंग, जैसे अटैक होने से पहले जो हमारी प्री प्लानिंग होती है, ऐसे हमारा शरीर भी करता है। तो ये वैक्सीन लगाने का मतलब सिर्फ यही है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने वैक्सीन लगा दी तो आप मास्क उतार दो, ये नहीं नहीं, सब लगाना है, सब कुछ फॉलो करना है। बस हाँ ये है, भगवान ना करे अगर वो कीड़ा आपके शरीर में प्रवेश कर जाता है, तो उस कीड़े की वजह से शरीर में होने वाली जो तकलीफें हैं, वो आपको मतलब हॉस्पिटल तक नहीं लेके जाएगा, वो उससे पहले छोटे से हल्के फुल्के फीवर से ही खत्म कर देगा। तो ये इस वैक्सीन का लगाने का तरीका है। समय मेरा पूरा हो गया है, मैं अपनी
वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।